कि जेएनयू की जो राजनीति थी वो जेएनयू के बाहर की राजनीति नहीं थी। बिल्कुल सही। क्योंकि जेएनयू में जो लेफ्ट इतना मजबूत था वो जेएनयू के बाहर नजर ही नहीं आता था कहीं। जेएनयू के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, 30-35% के आसपास ही लोग पॉलिटिकली पूरी तरीके से सरचार्ज होते थे, अदरवाइज नॉर्मल यूनिवर्सिटी उस समय हुआ करता था। क्योंकि विचारधारा समय के साथ पैदा होती है और अगर वो फिट ना हो, लोगों की आकांक्षाओं को, एस्पिरेशंस को पूरी ना कर पाए, तो वो धीरे धीरे हाशिए पर भी चली जाती है। कि आप वहाँ पर बहुत लफंगे नहीं हो सकते, आप किसी अपोजिट जेंडर के साथ आप बदतमीजी नहीं कर सकते। मैं ये देख रहा हूँ कि समय और समाज बदल रहा है, तो मैं आज भी अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे समझ में नहीं आता है, तो आप कह सकते हैं कि मैं डिप्लोमेटिक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ दूर तक आपको लग सकता है ये मेरी कहानी है, लेकिन जो प्रोटैगनिस्ट है इसका, नील माधव पांडे, जब आप उसके साथ चलने लगते हैं, जब आप थोड़ी यात्रा कर लेते हैं, तो आपको लेखक, मेरे अनुभव, मेरा जीवन और उस प्रोटैगनिस्ट जो हीरो है उसके जीवन का बदलाव, बदलते हुए रास्ते आपको दिखने लगते हैं। तो जेएनयू का जीवन, और जैसा आपने कहा जेएनयू में प्यार, पॉलिटिक्स, तो ये तमाम चीज़ें, ये वजह थी इस किताब को लिखने की। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में हम जानते हैं कि वहाँ पढ़ाई और पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एक पहलू जिसके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं जाता कि ये जगह ऐसी है कि जहाँ लोग प्यार भी बहुत टूट के करते हैं। पढ़ाई, पॉलिटिक्स और प्यार, इसकी कहानी एक उपन्यास में, एक ऐसी कहानी सामने आई है, अमरेश द्विवेदी ने लिखा है, आप उनसे परिचित हैं। सुन यार मलंगा। ये किताब पढ़ने के बाद जब मैंने इसे पढ़ा, हमें अपने पुराने दिनों की याद आ गई। जबरदस्त किताब है, तो हमने सोचा कि अमरेश जी को फिर से कैपिटल टीवी में बुलाया जाए। लेकिन इस बीच आपको याद होगा जब हमने पिछली बार इस रंग पुटूसिया के बारे में बातचीत की थी, तो उसके बाद इनको आज तक साहित्य अवार्ड भी मिला। इस बीच उनकी एक और किताब आई, अंबेडकर एक जीवनी, ये शशि थरूर ने अंग्रेजी में लिखा है, उसका अनुवाद किया, ये बेस्ट सेलर किताब है। तो आज सुन यार मलंगा के बारे में हम बातचीत करेंगे। एक ऐसी लव स्टोरी जो जेएनयू की पॉलिटिक्स और जेएनयू के बैकग्राउंड में लिखी गई है। अमरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया मनीष, कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। ये किताब जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो फिर अंत तक मैं पढ़ता ही चला गया। एक तो सजीव चित्रण है, लेकिन ये कहानी आखिर आपने लिखी क्यों? हम साथ में जेएनयू में पढ़ते थे। यस। एक ही हॉस्टल में रहते थे। यस। तो जेएनयू अक्सर तमाम वजहों से चर्चा में रहता है और अक्सर नेगेटिव चर्चा ज़्यादा होती है जेएनयू की। राइट। लेकिन अगर हम अपने दौर को याद करें, आज से 2-2.5 दशक पहले का दौर, तो राजनीति तब भी थी। जेएनयू अब से ज़्यादा वाइब्रेंट, जो अगर मैं बहुत याद करूं तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट था। जीवन उस समय भी था, लेकिन उसका लिटरेचर में उस तरह से बहुत ज़्यादा उल्लेख हुआ नहीं। तो मुझे लगा कि उस समय के जेएनयू को भी कहीं ना कहीं दर्ज करने की ज़रूरत है। और जेएनयू तो वो ज़मीन है जिस पर मुझे एक कहानी कहनी थी, एक प्रेम कहानी जो बहुत ज़माने से मेरे जहन में चल रही थी। तो मुझे लग रहा था कि मैं उस कहानी को किस ज़मीन पर बिठाऊं, तो मुझे जेएनयू से बढ़िया ज़मीन उसके लिए मिल नहीं सकती थी। तो जेएनयू एक अच्छी ज्योग्राफी दे रहा था उस कहानी के लिए। तो जेएनयू का जीवन, और जैसा आपने कहा जेएनयू में प्यार, पॉलिटिक्स, तो ये तमाम चीज़ें, ये वजह थी इस किताब को लिखने की। लेकिन एक बात बताइए, मैंने जब इसे पढ़ा तो ऐसा तो लग रहा था कि ये बिल्कुल इस तरह की कहानियाँ हर हॉस्टल, हर जगह है, काल्पनिक है। बहुत शुरुआत का जो उल्लेख है इस उपन्यास में, वो कल्पना भी है और हकीकत भी है। हकीकत इसलिए क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपके जो प्रेरणा लेते हैं आप, वो अपने आसपास से ही लेते हैं। किरदार आपके इर्द गिर्द ही घूम रहे होते हैं, जिनको आप अपनी कहानियों में किसी न किसी रूप में शामिल करते हैं। आप उनको उसी रूप में नहीं रख देते, उसमें आप लिख के स्वतंत्रता लेते हैं और उनके कैरेक्टर के साथ थोड़ा सा उसमें बदलाव लाते हैं, उसको थोड़ा सा और संभालते हैं
और कोशिश करते हैं कि आप अगर कुछ लिख रहे हैं तो वो डायरेक्ट ना हो, वो किसी व्यक्ति के साथ ऐसा ना लगे कि इसमें ऐसा कोई भी पात्र नहीं है जिसका कि मखौल उड़ाया गया है। पात्रों को बहुत सहज तरीके से रखा गया है और वो पात्र आपके देखे हुए पात्र ही हैं। आपने जीवन में कहीं ज़रूरी नहीं है कि वो पात्र जेएनयू में ही देखे गए। नहीं, मैंने तो बहुत सारे पात्रों को हमने देखा कि पढ़ने के बाद लगा कि भाई ये हमारे आसपास के लोगों की ही कहानी है। यही ब्यूटी है। आपने रंगपुटुसिया के अंदर में भी इसी तरीके से एक शहर और उसके पूरे बैकग्राउंड को इस तरीके से रखा कि लग रहा था कि भाई नहीं, तो ये तो ऐसा लग रहा है कि हर किसी यूनिवर्सिटी में जहाँ हॉस्टल है, जहाँ इस तरह से लोग जो है रहते हैं, वो हर जगह की कहानी है। इस शैली में आपको क्या लग रहा है कि भैया जो सुन यार मलंगा की शैली और उसमें कोई आप डिफ्रेंशिएशन करना चाहेंगे कि भाई क्या फ़र्क है दोनों नॉवेल्स में? रंगपुटुसिया और सुनियार मलंगा। रंगपुटुसिया एक बहुत ही रीजनल कैरेक्टर है उसका। झारखंड का एक छोटा सा इंडस्ट्रियल टाउनशिप है पुटूसगंज, उसके इर्द गिर्द लिखी गई कहानी और कैरेक्टर के माध्यम से एक्चुअली जो पुटूसगंज शहर है वही नायक है उसका, वो उभरता है। इसमें जेएनयू है लेकिन नायक नायिका कोई और हैं। लेकिन जेएनयू के बारे में थोड़ी बात करनी थी मुझे। जेएनयू कैसा था 2-2.5 दशक पहले का, और उसमें हीरो हीरोइन को एक तरह से जीवन जीते हुए, व्यतीत करते हुए, जीवन में जो विविध रंग होते हैं उन रंगों को जीते हुए मुझे दिखाना था। उसमें मुझे बहुत सारे किरदारों की ज़रूरत हुई क्योंकि आप जीवन अकेले नहीं जीते। बिल्कुल सही। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं बिल्कुल तो सही आपका व्यक्तित्व जैसे बाकी लोग बनाते हैं वैसे आप भी बाकी लोगों का व्यक्तित्व बनाते हैं। तो उसमें बहुत सारे किरदार हैं जो जेएनयू में रहे हैं, वो बहुत, जो नहीं भी रहे हैं, जो हॉस्टलों में रहे हैं, वो उससे रिलेट कर सकते हैं। ऐसे किरदार हैं और ऐसा नहीं है कि बहुत ही इंडिपेंडेंट और अपने तरह के अनोखे किरदार हैं। बड़े आम फहम से किरदार हैं जो पाए जाते हैं, वो हर जगह पाए जाते हैं। जी। लेकिन आपने अपने किताब में पूरे एडमिशन के प्रोसेस से लेकर के हॉस्टल के प्रोसेस को लेकर के क्रिकेट मैच का भी आपने बहुत अच्छा खासा समय दिया। आप वहाँ जेएनयू में खुद भी अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी थे। जी। वही मैं कह रहा हूँ कि चूँकि जो जीवन हमने जिया था, मुझे कुछ दूर तक, कई बार लोगों को लग सकता है ये मेरी कहानी है। हाँ। तो मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ कि कुछ दूर तक आपको लग सकता है ये मेरी कहानी है, लेकिन जो प्रोटैगनिस्ट है इसका, नील माधव पांडे, जब आप उसके साथ चलने लगते हैं, जब आप थोड़ी यात्रा कर लेते हैं, तो आपको लेखक, मेरे अनुभव, मेरा जीवन और उस प्रोटैगनिस्ट जो हीरो है उसके जीवन का बदलाव, बदलते हुए रास्ते आपको दिखने लगते हैं। और जहाँ तक आपने खेल की बात की, तो हॉस्टलों में और यूनिवर्सिटीज़ में खेल तो होते ही हैं और हम लोग भी खेलते कूदते रहे। जब हम पहली बार रंगपुटुसिया पर बात कर रहे थे तब भी हमने वहाँ के खेल के बारे में बात की थी कि रंगपुटुसिया में भी खेल है। तो खेल मैं खिलाड़ी रहा हूँ, तो वो मेरे ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मेरे लेखन में आ जाता है। हम लोग ब्रह्मपुत्रा हॉस्टल से एक साथ ही खेला करते थे। इस किताब में उस तरह का जिक्र है, लेकिन ये अलग संदर्भ में है। लेकिन अब एक बात जो आपसे जाननी है, आपने जो अपने किरदार को चुना है और अभी जिस तरह का एक पॉलिटिकल विवाद चल रहा है कि जो नायिका है आपके नॉवेल की वो दलित परिवार से आती है और जो नायक है वो ब्राह्मण जाति से है। और आजकल देखिए किस तरह का माहौल चल रहा है ये यूजीसी और ये सारी चीज़ों को लेकर के। उसके ऊपर मैं चाहूँगा कि आप ज़रा अपना कुछ पर्सपेक्टिव दें कि क्या इस तरीके से जो कानून आ रहे हैं, जिस तरीके से अलग अलग तरीके से चीज़ों को डाला जाला, हालांकि ये पॉलिटिकल मसला है, लेकिन उस संदर्भ में अगर आप देखें तो आपकी स्टोरी कुछ और ही कहानी बता रही है। क्या लगता है आपको? एक तो कि ये कहानी बहुत पहले की है, आज से 2-2.5 दशक पहले की है। दूसरा, ये कहानी, ये जो तमाम विवाद चल रहे हैं, इससे काफ़ी पहले लिखी जा चुकी थी। मेरा, जब मैं लिख रहा था तो मेरे दिमाग में सिर्फ, जब मैं शशि थरूर को ट्रांसलेट कर रहा था तब, और एक व्यक्ति के रूप में जो मेरा अपना विकास है। आप मेरे दोस्त रहे हैं तो आप जानते हैं कि बहुत न्यूट्रल रहा हूँ मैं, विचारधारात्मक बहुत। मेरा ये मानना है कि चाहे आप वामपंथ में भी सब कुछ बुरा नहीं है, कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, दक्षिण पंथ में भी सब कुछ अच्छा नहीं है, कुछ चीज़ें वहाँ भी बुरी होंगी, और जो मध्यमार्गी हैं वो भी पूरी तरह से दूध के धुले नहीं हैं।
उनमें भी कमियां होती हैं। जैसे एक व्यक्ति में अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें होती हैं, वैसी विचारधाराओं में, और विचारधाराएं अगर उतनी ही अच्छी होती तो एक बार पैदा होने के बाद चिरंतन काल तक चलती रहती। लेकिन अब आप देखो मार्क्सिज्म या पूरी जो वामपंथी विचारधारा है, अगर आपको कमज़ोर होती नज़र आती है, एक ज़माने में 19वीं सदी में वामपंथ से ज़्यादा मजबूत विचारधारा उसके बाद कोई थी नहीं। तो समय के साथ तो समय जो होता है वो सब बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। समय के साथ विचारधारा में समय पैदा, मेरे कहने का मतलब है कि विचारधारा समय के साथ पैदा होती है, और अगर वो फिट ना हो, लोगों की आकांक्षाओं को, एस्पिरेशंस को पूरी ना कर पाए, तो वो धीरे धीरे हाशिए पर भी चली जाती है। सिमिलरली व्यक्ति का जीवन वो तमाम प्रेरणाएं यहाँ वहाँ से लेता है, लेकिन जब उसके प्रेरक जो स्रोत होते हैं वो अगर उसको बहुत आगे ना बढ़ा रहे हों तो उनकी प्रासंगिकता भी कम हो जाती है। जहाँ तक इस कहानी की बात है जो आप कह रहे हो कि एक तरह से मैं एक जो राइटर हूँ, जो जिस कास्ट को बिलोंग करता हूँ, मैंने खुद को डीकास्ट किया है इसकी राइटिंग में, जब मैं एक अलग तरह की बात कर रहा हूँ। तो वो एक मानवीय तरीके से समाज को देखने का प्रयास है। मैं ये देख रहा हूँ कि समय और समाज बदल रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि जिन लोगों को ऐतिहासिक काल में, इसमें अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो हीरो है वो कहता है कि जब वैदिक पीरियड था तो उस समय ऐसा कोई जातिगत विभाजन था नहीं। तो वो कह के असर्ट कर रहा है बार बार कि ये तो हमने बाद में इन चीज़ों को बनाया है, मूलतः इंसानों में कहीं कोई अंतर होता नहीं है। वेस्ट में कोई इस तरह की जाति व्यवस्था नहीं है, काफ़ी बड़ा आगे बढ़ा हुआ समाज है। तो ये सब चीज़ें समाज को जो बांटने वाली चीज़ें हैं वो समाज के विकास को, समाज की गति को रोकती भी हैं। तो मैं कौन होता हूँ इसमें इंटरफेयर करने वाला? लेकिन मेरा ये मकसद था एक लेखक के रूप में कि जो बदलता हुआ समाज है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो। ऐसा नहीं है कि जो प्रेम इसमें दिखाया गया है वो प्रेम समाज में है ही नहीं। इस तरह का प्रेम होता है समाज में? बिल्कुल होता है। और लोग जाति देख के थोड़ी प्रेम करते हैं, नहीं करते, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, पहले भी आप जब जेएनयू में थे तो बड़े न्यूट्रल थे, जवाब भी आपका बड़ा न्यूट्रल आया है। एक बात कि ये जो दोनों नायक नायिका के अलावा सबसे यूनिक कैरेक्टर आपकी किताब का कौन है? मैं अपना बताऊंगा कि मुझे कौन पसंद आया, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि सबसे यूनिक कैरेक्टर इस बुक में नायक नायिका के बाद कौन है? मेरे एक लेखक के लिए उसके सारे कैरेक्टर उसको बहुत प्रिय होते हैं, पर जो लेखक जो हीरो का दोस्त है मुकुंद, वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लगता है। अगर वैसे एक दो दोस्त आपके जीवन में हो तो जीवन की जो राह है वो बहुत आसान हो जाती है। तो वो एक बात और मैं कहना चाह रहा था जो मैं पहले नहीं कह पाया कि हमारा समाज, आप इसमें देखेंगे कि हम जब दलित पॉलिटिक्स की या पिछड़े लोगों की राजनीति की बात करते हैं तो समाज तक ही सीमित रहते हैं। इसमें जो लड़की का पिता है वो कहता है एक जगह कि जो लोग इस धारा में आगे बढ़ जाते हैं वो पीछे मुड़कर नहीं देखते। यानी अगर पिछड़े तबके का कोई व्यक्ति आगे बढ़ जाता है तो वो वापस अपने समाज की तरफ लौट के एम.एन. श्रीनिवास का जो संस्कृताइजेशन की थियरी है उसमें वो आगे बढ़ जाता है, फिर वो तथाकथित एलिट लोगों की तरह ही बिहेव करने लगता है, उसको पीछे मुड़ के वो नहीं देखता। लेकिन ये जो व्यक्ति है जो नई राजनीति, इसलिए वो अपनी पार्टी का नाम समाज नहीं रखता, उत्थान रखता है, बहुजन उत्थान पार्टी। यानी हमको सिर्फ समाज नहीं बनना है, हमको उत्थान भी करना है, हमको आगे भी बढ़ना है। तो एक तरह से बहुत ही प्रोग्रेसिव बात है कि अगर हम समाज को बदलना चाहते हैं तो उसमें कुछ डिसरप्शन करने होंगे। हम सिर्फ आगे ना बढ़ें, पीछे मुड़ के भी देखें, कुछ लोगों को शामिल करें और अपने साथ लेके आगे बढ़ें। दैट्स व्हाट ही वाज एक्चुअली ट्राइंग टू पोर्ट्रे। राइट। अब ये तो मुकुंद के बारे में आपने बात कर दी, लेकिन वो वाकया तो मुझे बड़ा ही पसंद आया कि यूपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा है, पीछे भाई साहब बैठे हुए हैं। ये कहाँ से आपने इस तरह के चीज़ों को, और ये मैं बताऊं बड़ा मैंने हंसते हंसते आपको, आप अगर आप इस पूरे चीज़ों को आप पढ़ेंगे तो आपको भी बड़ा आनंद आएगा। वो वाकया और उसके बारे में ज़रा सुनाइए, उस कैरेक्टर के बारे में मैं सुनना चाहता हूँ। वो जो लोग पढ़ेंगे वो देखेंगे, पढ़ते हुए उस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे कि एक कैरेक्टर है इसमें, कछुआ सर नाम है उनका, और वो बहुत ही यूनिक कैरेक्टर हैं। मेरे ख्याल से जब आप ये सवाल पूछ रहे थे तो आपके जहन में वही कैरेक्टर रहा होगा। तो वो इस उपन्यास में काफ़ी उनकी उपस्थिति है, जगह जगह उनके प्रसंग आते हैं। ब्रह्मपुत्रा हॉस्टल के वो एक तरह के अपने तरह के नायक थे, बिल्कुल नायक थे। तो उनका किरदार है, तो उनको सब लोग वो कछुए की तरह चलते हैं बहुत धीरे धीरे, इसलिए उनको नहीं पता है
पर बाकी लोगों को पता है कि हाँ। ये कछुआ सर हैं। तो वो एग्ज़ाम देने गए होते हैं यूपीएससी का, और पीछे एक और शैतान बच्चा होता है जो उनको ठीक एग्ज़ाम शुरू होने से पहले यूपीएससी का एग्जाम चल रहा है, मींस हाँ ठीक एग्ज़ाम से पहले वो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खोल के कहता है, उनका नाम लेता है और कहता है ज़रा पीछे मुड़ो, और पीछे मुड़ने पर वो तस्वीर दिखाई जाती है और उसके बाद वो रिएक्ट करते हैं, जिसमें एग्जामिनर भी बहुत असहज हो जाते हैं कि आप लोग ये क्या कर रहे हो, क्योंकि गाली गलौज होने लगती है वहाँ पे। तो बड़ा ही रोचक अच्छा प्रसंग है। ऐसे प्रसंग तो होते ही है, ऐसे होते ही है। और जिस तरीके से ढाबा के ऊपर सारी चीज़ों का डिस्कस करना, ये मुझे लगा कि भाई एक बहुत ही अच्छे अच्छे किरदार आपने चुन चुन के इसमें भरे हैं, पिरोए हैं। कुछ ऐसे किरदार हैं जो हर जगह, हर हॉस्टल में वो मिल जाते हैं। एक जो यूनिक ट्रेडिशन है जेएनयू का, होली के ऊपर लिस्ट निकालने का, आपने बड़ा ही अच्छे तरीके से उसको बताया। ये हर हॉस्टल में इनफैक्ट जेएनयू के अंदर होता है कि होली से पहले लोगों, जो भी खास करके वो ऐसे किरदार जो हॉस्टल में जिनका एक उपस्थिति जो है वो होती है, तो उनके नाम के आगे एक के बाद एक जो है वो टाइटल दिए जाते हैं। वो आपने बहुत ही सही तरीके से उसका वर्णन किया है। जी मनीष, आप हम लोग एक ही हॉस्टल में थे, तो आपको याद ही होगा वो सब प्रसंग वो उसी रूप में नहीं है जिस रूप में हम लोगों ने देखा था। वो बिल्कुल अलग है। मैंने लेखकीय आज़ादी जो होती है उसका उपयोग करते हुए उसको थोड़ा बदला भी है, लेकिन वो था। जब भी होली होती थी तो जेएनयू की होली बहुत मशहूर है, तमाम चैनल वाले आके उसको शूट भी करते हैं। और होली पर मैंने ठीक ठाक पेजेस बहुत अच्छा आपने वर्णन किया झेलम लॉन का, किस तरीके से वहाँ भांग और तरह तरह से लोग जो है, और बहुत ही स्वच्छंद तरीके से, बिना बदमाशी के, बिना हुड़दंग के जो होली जेएनयू के अंदर होती है, उसका बहुत ही सजीव चित्रण आपने किया। जी, और जो फॉरेनर्स आते हैं उनको लेके जब हॉस्टल में वापस आया जाता है और वो एक अलग तरह का रंग जमता है, तो ये पाठकों के लिए है, मतलब हम लोग पाठकों पर छोड़ देते हैं। पर हाँ, रोचक प्रसंग बहुत हैं इस उपन्यास में पढ़ने के। बहुत सारे और क्रिकेट मैच को लेकर के भी आपने बहुत ही अच्छा उसका सजीव चित्रण किया कि किस तरह से हॉस्टल्स के अंदर और ख़ास करके जेएनयू के अंदर ये इट्स लाइक अ वॉर, सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक ही खेल होता है वहाँ कायदे से, उस ज़माने में पता नहीं अब होता है कि नहीं होता है, लेकिन उस ज़माने में क्रिकेट मैच का मतलब है हॉस्टल के बीच जो है इंडिया पाकिस्तान की जैसे युद्ध की जैसी स्थिति। तो आपने सारी चीज़ों को आपने बड़े अच्छे ढंग से पिरोया है। अब एक बात बताइए, इस तरह की प्रेम कहानियाँ जो 2.5 दशक पहले, 3 दशक पहले, क्या आज के ज़माने में भी इस तरह के रिश्ते बनते हैं, बन सकते हैं, या माहौल सोशल मीडिया के जरिए, या क्या यूँ कहें कि जिस तरह का एक अलग किस्म की राजनीति, अलग अलग हर यूनिवर्सिटी टोटली पॉलिटिसाइज्ड हो चुका है, क्या लगता है कि इस तरह के प्रेम प्रसंग आज भी मौजूद हैं? प्रेम मनीष शाश्वत है, प्रेम को रोका नहीं जा सकता। समय, हम तो जितने भी साल इस दुनिया में हैं, पर हमसे पहले, सदियों पहले से प्रेम रहा है, अलग अलग तरीके में। ये सब जिन टूल्स की हम बात कर रहे हैं और बदलते समय की, ये तकनीकी हस्तक्षेप है। हम जब छोटे थे तो प्रेम को अभिव्यक्त करना भी बड़ा मुश्किल होता था। जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे थे, मोबाइल था नहीं, तो दिक्कत रहती थी कि आप कैसे अपनी बात पहुंचाएं। पर मोबाइल और तकनीक ने, और ये कहानी, इसमें भी मोबाइल लगभग बीच में आता है। मोबाइल नहीं है पहले भाग में, तो मोबाइल नहीं है। तो मोबाइल नहीं है तो बहुत देर तक आप देखेंगे कि लड़का जो है वो लड़की को ढूंढ रहा है। एक ही यूनिवर्सिटी में होने के बावजूद उनकी मुलाकात नहीं हो पाती है, यदा कदा मुलाकात होती है। तो उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि जो एक तीव्रता है प्रेम की, वो बढ़ती भी है। और अब क्या है कि आपको अगर कोई अच्छा लगा तो आपने उसको नंबर ढूंढ के मैसेज कर दिया, तो कनेक्ट और डिकनेक्ट होने की जो रफ्तार है वो काफ़ी तेज़ हो सकती है। लेकिन प्रेम तो रहना है, प्रेम के बिना तो आप जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। वो उसका स्वरूप बदलेगा, और ये सब बहुत ही ट्रांसिएंट चीज़ें हैं जो तकनीकी जो अवरोध पैदा होते हैं। पर मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं कोई दिक्कत है, ये चलते रहने वाली चीज़ है। इस किताब को पढ़ने के बाद लगा कि कहानी थोड़ी अधूरी है, लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं गया है, क्योंकि एक पूरी किताब बाकी है अभी इसकी आगे किताब आनी बाकी है। जी, ये पहला भाग है, दूसरा भाग आना बाकी है अभी। तो इसका मतलब है कि पहले भाग में जो है वो रियल स्टोरी का जो है वो पूरा बैकग्राउंड आपने तैयार कर दिया है, और
फाइनल स्टोरी जो है वो अगले भाग में, वो कब तक आ जाएगी? 3-4 महीने में आ जाएगी। प्रकाशकों से जो मुझे कहा गया है कि 3-4 महीने। अच्छा, आपने लिख के दे दिया है? हाँ, लगभग काम चल रहा है उस पर, तो 3-4 महीने में आ जाएगी किताब। तो ये क्या रिस्पांस है अभी बाजार से? बहुत अच्छा रिस्पांस है। जिसने भी पढ़ा, आपने जैसे पढ़ा वैसे बाकी लोगों ने भी पढ़ के बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। लोगों को कहानी पसंद आ रही है। मेरी कोशिश ये रहती है कि कहानी बहुत सरल भाषा में लिखी जाए, सीधे सीधे कनेक्ट करे। इसमें मैं कितना कामयाब होता हूँ नहीं होता हूँ ये पाठक लोग ही बताएंगे। कहाँ अभी किताब को आए हुए ज़्यादा वक्त हुआ नहीं है, तो धीरे धीरे और चीज़ें पता चलेंगी। लेकिन जिन्होंने भी पढ़ा, उन्होंने जो JNU के हैं तो भी, और JNU के जो नहीं हैं वो, क्योंकि कहानी का मकसद JNU के बारे में बताना नहीं है। कहानी एक बहुत ही गंभीर विमर्श को लेकर चल रही है। JNU उसमें एक पृष्ठभूमि का काम कर रही है, तो वो उतना ही है। और चूँकि 2 भाग में किताब आई, मैं 1 भाग में चाहता था, लेकिन किताब इतनी मोटी हो गई थी कि मार्केट के लिहाज से उसको समझा गया कि 2 भाग में लाना चाहिए। और एक बहुत अच्छा मिडल में ऐसा पॉइंट मिल रहा था जहाँ पर वो काफ़ी हुकिंग है, जहाँ पर कहानी खत्म वो आपने बीच में ही उसको जो है, फील लाइक रीडिंग मोर, क्या हुआ, ये क्या हो गया। इसलिए मैंने पूछा कि वो बीच में ही जो है कहानी जो है वो एंड हो जा रही है। हाँ, इसका एक लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ सब अच्छा आराम से हल्के हल्के माहौल में चीज़ें चल रही हैं। अचानक आखिरी कुछ पन्नों में कहानी बहुत सीरियस होती है और ज़्यादा ही सीरियस हो जाती है। और ये सीरियसनेस अगले भाग में किस रूप में रहती है, ये देखने वाली बात होगी। इसके बारे में अभी मैं लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि जो कोई भी हॉस्टल में रहा हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में रहा हो, जैसे आपकी पुरानी किताब में हर वो व्यक्ति जो मिडिल टाउन से आया है वो उससे कनेक्ट कर पा रहा था। हमें भी लगा कि नहीं, ये JNU के और JNU से जुड़ा हुआ ये हमारी आपकी कहानी है जो हम लोग हर रोज़ हॉस्टल में देखा करते थे। तो उस लहजे से तो आपको 10 आउट ऑफ 10 मिलना चाहिए कि किस तरह से आप किरदार के साथ आम लोगों को कनेक्ट कर देते हैं। जी, बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। कई लोगों ने मुझसे ये कहा कि आपने किताब लंदन से शुरू की, 3-4 पन्ने शुरुआत से लंदन में हैं, और वहाँ पर आपने एक तरह से हुक करके और फिर आप फ्लैशबैक में चले जाते हैं। ऐसा आपने क्यों किया? मैंने कहा ये मैंने सोच समझ के तो किया नहीं। मुझे लगा कि कहानी जहाँ जा रही है उसका संकेत थोड़ा सा अगर हम कर दें तो पाठक के दिमाग में एक इमेज बन जाएगा। ऐसी मेरी थिंकिंग थी। सही गलत अभी आज मैं नहीं जानता, लेकिन कई लोगों ने कहा कि वो बड़ा ही इंट्रीगिंग था। शुरू में एकदम गंभीर सा माहौल लंदन में, और लंदन की तमाम जगहें बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश हो रही हैं। कई मेरे जानने वाले हैं जो लंदन में मेरे साथ रहते थे, उन्होंने भी कहा कि बड़ा अच्छा चित्रण है। और वहाँ के बाद फिर कहानी काफ़ी पीछे चली जाती है और एक नए सिरे से झारखंड से शुरुआत होती है उसकी। और चूँकि मुझे वो पूरी कहानी 360 डिग्री में कहनी थी, जिसमें JNU भी हो, प्रेम भी हो, और वो जो गंभीर बात मैं अपने कैरेक्टर्स के माध्यम से कहना चाहता हूँ वो भी हो। क्योंकि लेखन मनोरंजन तो हो उसमें, लेकिन उसका कुछ ना कुछ मकसद भी होना चाहिए। और आपने एक चीज़ बड़ा अच्छे तरीके से इस किताब में JNU के बारे में आप लिख तो रहे थे, लेकिन इस पूरे नॉवल के अंदर से आपने जिस तरह से पॉलिटिक्स को बाहर कर दिया वो काबिल तारीफ़ है। ये तो कहना पड़ेगा कि अदरवाइज़ JNU के बारे में अगर आदमी कोई भी सोचता है, कोई भी उस पृष्ठभूमि में कोई भी कहानी लिखता है तो उसमें पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं वो आ जाता है। लेकिन बट जो सबसे अच्छी चीज़ लगी कि आपने इसमें ज़रा सा भी उसका कोई भी इन्फ्लुएंस जो है आने नहीं दिया। इसको मैं इसका जवाब देना चाहूँगा मनीष। JNU में बहुत हज़ारों लोग पढ़ते हैं और सबके जहन में उनका अपना अपना JNU होता है। अगर एक पॉलिटिकल व्यक्ति है तो वह JNU को पॉलिटिकल नज़रिए से देखेगा और अपने लिए अपनी जगह ढूंढने की कोशिश करेगा। अगर कोई बहुत पढ़ने वाला हो तो वो JNU में सिर्फ पढ़ाई और लाइब्रेरी के बारे में सोचेगा। जिसको बहुत मस्ती करनी है उसके लिए भी वहाँ पूरा साजो सामान मौजूद है। जिसको थोड़ा बहुत उल्टी सीधी और ज़्यादा हरकतें करनी है उसके लिए भी हर यूनिवर्सिटी में व्यवस्था होती है, JNU में भी है। जिसको खेलना कूदना है उसके लिए भी वहाँ पर व्यवस्था है। और जो नहीं है वो ये है कि आप वहाँ पर बहुत लफंगे नहीं हो सकते। आप किसी अपोजिट जेंडर के साथ आप बदतमीजी नहीं कर सकते। हाँ, ये तो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग जो JNU की थी। तो डाउट नहीं। अगर दो लोग कॉन्सेंट्रेटेड रूप में एक दूसरे के साथ हैं तो किसी की नज़र में वो बात खटकती नहीं थी। हमने अपने 9 साल में तो नहीं देखा कि किसी के को प्रेम करते हुए देख के कोई असहज हो गया हो और साजिश कर रहा हो उसके खिलाफ।
मैंने नहीं देखा। बिल्कुल नहीं। किसी और ने देखा हो तो मैं नहीं कह नहीं, सकता। बिल्कुल नहीं, वो कल्चर वहां था ही नहीं था। तो ये एक बेहतरीन चीज थी ना, इस चीज को तो हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। बिल्कुल सेलिब्रेट करना ही चाहिए। तो ठीक उसी तरह हर व्यक्ति का अपना जेएनयू था। तो जो आप देख रहे हो वो मेरा जेएनयू था। मैंने जेएनयू को इसी रूप में देखा क्योंकि मैं वोट एबीवीपी को भी डालता था, एनएसयूआई को भी डालता था, वो जो दलितों वाला जो था उसको भी डालता था, फ्री थिंकर्स को भी डालता था, क्योंकि मैं व्यक्ति को वोट डालता था। और मेरा ये मानना है कि एक छात्र के रूप में आप इतने मैच्योर नहीं होते हैं कि विचारधारा की डीप इंटरनल जो इंट्रिकेसीज हैं उसको उस रूप में समझ पाते हैं जिस रूप में बड़े बड़े राजनेता समझते हैं। तो मैं आज भी अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे समझ में नहीं आता है तो आप कह सकते हैं कि मैं डिप्लोमेटिक बनने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है कि मुझे नहीं समझ में आता कि इसमें ये अच्छा है तो ये बुरा भी तो है। मैं आपसे इसके ऊपर सवाल भी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने आपको देखा है वहां पे बिल्कुल ही न्यूट्रल, और सब आदमी सारे लोगों के साथ मिल करके व्यक्ति के नाम पे आप वोट किया करते थे, इसमें कोई डाउट नहीं। और मेरे जैसे मैं अकेला नहीं था, बहुत सारे लोग थे। इनफैक्ट 70% लोग उसी तरह के होते हैं कि जिनका कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, जेएनयू के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, 30-35% के आसपास ही लोग पॉलिटिकली पूरी तरीके से सरचार्ज होते थे। अदरवाइज नॉर्मल यूनिवर्सिटी उस समय हुआ करता था। हम ये भी तो बात करते थे जेएनयू में कि चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत कर रहे हैं हम, कि जेएनयू की जो राजनीति थी वो जेएनयू के बाहर की राजनीति नहीं थी। बिल्कुल सही। क्योंकि जेएनयू में जो लेफ्ट इतना मजबूत था वो जेएनयू के बाहर नजर ही नहीं आता था कहीं। हाँ, यही रीजन था कि बहुत सारे लेफ्ट के जो पॉलिटिशियन, सो कॉल्ड स्टूडेंट पॉलिटिशियन थे, वो बाद में जाके कांग्रेस में चले गए। बहुत सारे हमारे दोस्त लोग हैं हमारे। और एक चीज और भी फायदा उस समय के समय था कि पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के बीच भी भाई हम लोगों की दोस्ती हर लोगों से हुआ करती थी। आज भी है। आज भी है। ये जो अचानक से ये पिछले 5-10 सालों में ये जो बंटवारा हुआ है, अभी मैं पता करता हूँ, मालूम चलता है कि जो एबीवीपी वाले हैं वो एसएफआई वाले से बात नहीं करते, वो उससे बात नहीं करते, मतलब एक एनवायरमेंट विषाक्त वाला हो गया है। हमारे समय में कतई ऐसा नहीं था। बिल्कुल नहीं था। सब विचारधारा के लोग मिलकर के जो है आपस में बैठ के हम लोग जो है चाय पिया करते थे, साथ में खेला भी करते थे। लोग चुनाव विरोध में लड़ते थे पर चाय साथ में पीते साथ में चाय पीते थे। तो ऐसा था जेएनयू। तो ये जेएनयू के बारे में हमने बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन किताब उम्दा है, आपको समझ में आएगा। 2.5 दशक के पहले उसके बैकग्राउंड में जिस तरीके से प्रेम कहानी को अमरेश जी ने किताब में पिरोया है, वो हम लोग के जनरेशन को बिल्कुल वो दिमाग में उतर जाएगा जी। और जो कुछ राजनीतिक सवाल मैंने इसलिए किए क्योंकि वो संदर्भ जो है आज के ज़माने में आ गया है। तो ऑल द बेस्ट, किताब का परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा हो रहा है, आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अमेज़न का वो लिंक अपने वीडियो के नीचे डाल दे रहे हैं, अगर आपको भी ये किताब पढ़नी हो तो आप वहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।